नमस्कार। मैं डॉक्टर देवाराम आज आपको अर्थशास्त्र से परिचय कराऊंगा। जो पाठक अर्थशास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं और अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में चयन कर अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए यह अति आवश्यक है कि वे सर्वप्रथम अर्थशास्त्र से भली भांति परिचित हो। यह व्याख्यान अर्थशास्त्र के इतिहास, अर्थ और परिभाषाओं के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र से परिचित करने का प्रयास है। तो आरंभ करते हैं अर्थशास्त्र का परिचय। मनुष्य सदैव असीम आनंद की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयासरत रहता है। आनंद या सुखों को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: भौतिक सुख तथा अभौतिक सुख। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है, जो अभौतिक या अलौकिक सुखों की चरम सीमा है। मनुष्य जीवन में वह भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलाप करता रहता है और इनमें आर्थिक क्रियाकलापों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों, आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अतः अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक समस्याओं और उनसे पार पाने के तरीकों का अध्ययन करता है। 18वीं सदी से पूर्व अर्थशास्त्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक अलग पहचान दिलाई। सन 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित हुई, जिसे संक्षिप्त में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, जिसका हिंदी शीर्षक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज भी लिखा जाता है। यह एक महान ग्रंथ था जिसने अर्थशास्त्र को स्वतंत्र वजूद प्रदान किया। इसी कारण से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक अर्थात फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इससे पूर्व आर्थिक विचार नहीं थे अथवा मानव कोई आर्थिक क्रियाएं नहीं करता था। आर्थिक समस्याएं तो मनुष्य के जन्म के साथ ही पैदा हो गई थी। मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर अब तक के सफ़र में मनुष्य इन आर्थिक समस्याओं से अपने अपने तरीक़ों से निपटने का प्रयत्न करता रहा है। अनादिकाल से मनुष्य आर्थिक समस्याओं से अपने बल, बुद्धि एवं विवेक से संघर्ष करता आ रहा है तथा समय के साथ साथ मनुष्य के आर्थिक समस्याओं से निपटने की क्रियाओं, चिंतन, मनन व विचारों में प्रौढ़ता आती गई। साथ ही ज्यों-ज्यों सभ्यता व समाज विकास की ओर अग्रसर होता गया, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, तो दूसरी ओर उसे पूरा करने के लिए अनेक आर्थिक क्रियाओं ने जन्म लिया। कालांतर में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय अर्थात वस्तु विनिमय व्यवस्था, बार्टर सिस्टम, कार्यों की विभिन्नता में रुचि व योग्यता के अनुसार कार्य करने व उसमें निरंतरता के कारण कार्य में पारंगतता आने से श्रम विभाजन और विशेषीकरण मतलब डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का जन्म हुआ। समय के साथ साथ और अनेक परिवर्तन आते गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण है मुद्रा का आविष्कार और उसका प्रचलन, जो वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयों के कारण से हुआ। इसी प्रकार अनेक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती गई तथा उनको हल करने के लिए विचार भी आते गए, जिनके आधार पर उपाय खोजे गए। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मानव के आर्थिक क्रियाओं में जटिलता आती गई एवं नए नए आर्थिक विचार, मत, सिद्धांत महान दार्शनिकों, स्वतंत्र लेखकों, विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने लगे। ये विचार कभी धर्म व धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित होकर उनके पक्ष में दिए गए, तो किसी ने साम्राज्य या शासन व्यवस्था चलाने हेतु कोषों की सुचारू व्यवस्था के लिए शासकों को हिदायतें देने के लिए दिए गए। वहीं प्रकृतिवादियों ने प्रकृति के संरक्षण की बात कहते हुए मानव को चेतावनी दी
कि मनुष्य प्रकृति पर जीवित है, अतः प्रकृति का संरक्षण करते हुए उसे अपनी आर्थिक समस्याओं का निपटाना चाहिए और उसी के अनुरूप अपनी आर्थिक क्रियाओं को अंजाम देना चाहिए। तो दूसरी तरफ वणिकवादियों, जैसे हम व्यापारवादी भी कहते हैं, उनका मानना था कि जितनी व्यापार में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, उतनी ही रोजगार में वृद्धि होगी और रोजगार के साधनों की आय में भी वृद्धि होगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति यानी मांग बढ़ेगी, जो उत्पादन को प्रेरित करेगी और इस प्रकार इन सब से मानव के उपभोग का स्तर बढ़ेगा और ये सब मिलकर मानव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेंगे। परंतु ये सभी विचार अलग अलग थे, बिखरे हुए मतों या विचारों के रूप में थे। एडम स्मिथ ने इन सभी विचारों को गहनता से अध्ययन किया तथा समस्त बिखरे हुए मतों, विचारों, सिद्धांतों को एकत्रित करते हुए अपने विचारों के साथ एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किए और यही पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में हमारे सामने है। इस पुस्तक के संबंध में ये भी कहा जाता है कि ये सुंदर माला है, ये एक सुंदर माला है जिसे स्मिथ ने अलग अलग बिखरे पड़े हुए मणियों को एकत्रित किया एवं एक मजबूत धागे में पिरोकर एक सुंदर माला के रूप में बनाया और यही मणियों की माला वेल्थ ऑफ नेशंस है, जिसने अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान दिलाई। कभी धर्म, कभी राजनीति, कभी अलग अलग विषयों के साथ, कभी अलग अलग बिखरे हुए सिद्धांतों के रूप में रही अर्थशास्त्र 1776 में अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ गई। आरंभ से लेकर अर्थशास्त्र के स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान तक अर्थशास्त्र के विकास को 5 भागों में अर्थात अवस्थाओं या दशाओं में विभाजित कर हम अध्ययन कर सकते हैं। इनकी परिभाषाओं को हम मूल रूप से 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। ये 5 जो अवस्थाएं हैं अर्थशास्त्र के विकास की, वो इस प्रकार से है जो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही हमारे सामने आई। पहली अवस्था वो अवस्था है जो आरंभ काल की अवस्था कहलाती है, जिसमें मनुष्य लगभग जंगली अवस्था में अपना जीवन व्यवस्थित करता था। मानव के परंपरागत ज्ञान की अवस्था थी। उस काल में अर्थशास्त्र भी एक परंपरा के रूप में रहा होगा, या यूं कहिए कि मानव आर्थिक व्यवहार परंपरागत ज्ञान पर आधारित था, जो मानव की समस्त गतिविधियां, क्रियाएं पूर्व की पीढ़ी से देखकर अपनाई जाती रही होगी। दूसरी अवस्था वह है जो कि इसके तुरंत बाद की कह सकते हैं, जिसमें कबीलों और कुनबों का उद्भव हो चुका था और उस समय मनुष्य जंगली अवस्था से थोड़े से सभ्य की अवस्था में यूँ कह सकते हैं कि अग्रसर हो चुका था और परंपरागत ज्ञान के साथ धर्म का समावेश हुआ तथा अर्थशास्त्र धर्म के साथ जुड़ गया। ये अवस्था प्रथम अवस्था का परिमार्जित रूप था। इस काल में अर्थोपार्जन धर्माचरण के साथ संलग्न हो गया। मानव का आर्थिक व्यवहार धर्म के अनुसार होने लगा। इस काल में अर्थतंत्र स्वतंत्र रूप से चिंतन का विषय नहीं बन पाया, लेकिन धर्म के साथ अवश्य जुड़ गया। तीसरी अवस्था इसके बाद की अवस्था है जो मानव सभ्यता की अगली कड़ी है। मानव सभ्यता के यहाँ तक आते आते राज्यों का विकास हो चुका था तथा शासन व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी थी। इस कालावधि तक पहुँचते पहुँचते अर्थशास्त्र धर्म से हटकर राजनीति से जुड़ गया एवं परंपरागत व सामाजिक अर्थव्यवस्था राज्यों की नीति का अंग बन गई। आर्थिक समस्याओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति न होकर राज्य हो गया। इस दौर में महान दार्शनिकों एवं विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य आदि ने अपने आर्थिक विचार राज्य व्यवस्था से प्रभावित होकर प्रस्तुत किए और उसी समय कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई, जो कि मौर्य साम्राज्य काल को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिखी गई थी। अर्थशास्त्र लंबे समय तक राज्य तथा शासन व्यवस्था के साथ जुड़ी रही और इसीलिए इसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी अधिक जाना गया। इसके बाद की अवस्था चौथी अवस्था है, जो कि मानव सभ्यता के विकास
धर्म के प्रादुर्भाव, राज्यों के निर्माण व विकास, नई नई आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होते रहने व उन्हें दूर करने के लिए आर्थिक विचार, सिद्धांत, नियम भी परिमार्जित होते गए और चौथी अवस्था तक आते आते स्वतंत्र आर्थिक चिंतन को बढ़ावा मिलने लगा। अब अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की शाखा न रहकर आत्मनिर्भर व स्वतंत्र वृक्ष के रूप में उभर कर सामने आया। वणिकवादियों व प्रकृतिवादियों के विचार और अन्य विचार जो स्वतंत्र आर्थिक नियमों के रूप में अलग पहचान बनाने लगे। पांचवी अवस्था जो कि अर्थशास्त्र के स्वतंत्र वजूद में आने की अवस्था है, ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थशास्त्र को एक अलग पहचान दिलाने वाले के लिए एडम स्मिथ द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो 1776 में प्रकाशित हुई, जिसका हमने पूर्व में उल्लेख किया है। भले ही इससे पूर्व अनेक दार्शनिकों, विचारकों, लेखकों ने आर्थिक समस्याओं के बारे में गहन चिंतन किया हो और उस पर लिखा भी हो, लेकिन अर्थशास्त्र को स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है और इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। स्मिथ और इनके अनुयायियों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। अर्थशास्त्र के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के पश्चात ये उत्तरोत्तर नवीन मार्ग की ओर अग्रसर हुआ और वर्तमान समय तक आते आते अर्थशास्त्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है और प्रगति का ये क्रम अभी भी जारी है। अर्थशास्त्र के स्वतंत्र वजूद में आने से लेकर अब तक अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, विभिन्न अर्थ लगाए गए हैं और इन परिभाषाओं को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। जो 4 भाग मोटे तौर पर हैं उसे हम यूँ कह सकते हैं। पहली जो परिभाषा है वो है अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा दी गई और उनके अनुयायियों द्वारा फॉलो की गई, जो कि धन के विज्ञान के रूप में है। और दूसरी परिभाषा जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, जब ये परिभाषा एक तरह से धूमिल या एक तरह से वजूद खो रही थी, उस समय मार्शल द्वारा दी गई, जो नव कल्याणवादी अर्थव्यवस्था भी अर्थशास्त्र की परिभाषा भी कहलाती है और ये मानव कल्याण के रूप में दी गई थी। तीसरी परिभाषा रॉबिन्स द्वारा दी गई, जो कि दुर्लभ साधनों और वैकल्पिक उपयोगों से अनंत में से चुनी हुई आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से संबंधित थी। और चौथी परिभाषा जो कि आधुनिक परिभाषा है, जो कि सैमुअलसन और आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई और ये परिभाषा विकास केंद्रित परिभाषा कहलाती है। इन परिभाषाओं को हम विस्तार से भी अध्ययन कर सकते हैं। पहली परिभाषा अर्थशास्त्र की है धन संबंधी परिभाषा, जो कि परंपरावादियों द्वारा दी गई है और यह प्रतिष्ठित विचारधारा की परिभाषा भी कहलाती है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र की स्वतंत्र वजूद में आने की पहली परिभाषा थी और इसे एडम स्मिथ ने इस प्रकार दी है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है और इनके अनुयायी जे.एस. मिल, वॉकर इत्यादि भी इसी धारा के अर्थात प्रतिष्ठित परंपरावादी विचारकों भी कहलाते हैं। इनके द्वारा भी इसी परिभाषा को अपनाया गया। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसी विधा है जो निजी व्यक्तियों एवं राष्ट्रों को धन कमाने अथवा धन वृद्धि करने की विधियों से अवगत कराती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन कालांतर में इस परिभाषा की कटु आलोचना हुई तथा ये कहा गया कि ये परिभाषा मानव की अपेक्षा धन को अधिक प्राथमिकता देती है और कुछ विचारकों ने तो ये भी कहा कि यह रोटी के टुकड़े का विज्ञान है, या फिर इसकी ये कहकर भी भर्त्सना की गई कि ये कुबेर का ग्रंथ है, ये आम आदमी के लिए किस काम की। लेकिन जब ये स्थिति आने लगी उस समय मार्शल एक अर्थशास्त्री के रूप में उभरे और अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र की खोती हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और एक नई परिभाषा के रूप में नई परिभाषा गढ़ी, लेकिन इस पुरानी परिभाषा को जोड़ते हुए नई परिभाषा के रूप में प्रस्तुत की। और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र न केवल धन का विज्ञान है, बल्कि ये इससे भी ऊपर
धन का किस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि मानव का कल्याण हो सके। अर्थात अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि धन से या धन के उपयोग से मानव का कल्याण हो सके, इसका अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की प्रचलित परिभाषाओं के दोषों को दूर करने के लिए और आलोचनाओं से दूर रखने के लिए और अवनति के गर्त में जाने से रोकने के लिए पुनः प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में अर्थशास्त्र को यह नई परिभाषा दी थी। यद्यपि मार्शल प्रतिष्ठित विचारधारा को मानते थे और उनका खंडन होने से रोकने के लिए उसमें सुधार चाहते थे, इसलिए इन्हें नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। यह विचारधारा मानव के भौतिक कल्याण को सर्वोपरि मानती हैं, इसलिए इस विचारधारा को कल्याणवादी विचारधारा भी कहकर पुकारते हैं। मार्शल ने इस परिभाषा को इस प्रकार दिया: अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये मानव के अध्ययन का भाग है। धन मानव के लिए है, न कि मानव धन के लिए है। धन मनुष्य की भौतिक कल्याण का साधन मात्र है और अर्थशास्त्र का उद्देश्य तो मानव कल्याण में वृद्धि करना है। अन्य प्रसिद्ध कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों के नाम इस प्रकार गिनाए जा सकते हैं: कैनन, पीगू, असिमाकोपुलस आदि है, जिन्होंने अर्थशास्त्र को इसी रूप में परिभाषित किया है, और मार्शल के साथ साथ इन्होंने भी अर्थशास्त्र को पुनः प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्र की तीसरी परिभाषा जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए है, और बल्कि यूँ कहिए कि एक नए रूप में उन्होंने परिभाषित किया, और ये थे रॉबिन्स, जिन्होंने 1932 में अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व में अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखा। और इस परिभाषा को इस प्रकार से लिखा, जिसको मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ: इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जिसे हम हिंदी में यूँ कह सकते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा अर्थशास्त्र के लिए एक नया मोड़ थी। मार्शल की परिभाषा को बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन 1932 में रॉबिन्स ने यह परिभाषा देकर पुरानी परिभाषा को संकुचित बताते हुए नए रूप में अर्थशास्त्र को गढ़ा और नए रूप में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। रॉबिन्स की इस परिभाषा में 3 तत्व मुख्य रूप से है: उद्देश्य, दुर्लभ साधन एवं उनके वैकल्पिक उपयोगों को मूल आधार मानकर यह परिभाषा गढ़ी गई। रॉबिन्स के अनुसार उद्देश्य अर्थात लक्ष्य मतलब मानवीय आवश्यकताएं जो अनंत होती है, असीमित होती है। इन्हें पूरा करने के लिए साधन अर्थात मीन्स जो कि दुर्लभ है, सीमित होते हैं, लेकिन इनका उपयोग वैकल्पिक अर्थात अल्टरनेटिव यूजेस होता है। इसलिए असीमित आवश्यकताओं में से अधिक आग्रहपूर्ण तथा कम आग्रहपूर्ण आवश्यकताओं के बीच चयन कर हमारे पास उपलब्ध वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों को तीव्र आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करना अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। मानव के सामने अनंत आर्थिक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी रहती है तथा उनसे निपटने के लिए साधनों की उपलब्धता दुर्लभ होती है। अतः मनुष्य के सामने चयन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं को साधनों की दुर्लभता या सीमितता के कारण संतुष्ट नहीं कर सकता। अतः असीमित आवश्यकताओं में से
अधिक तीव्रता वाली आवश्यकताओं का चयन करना तथा वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों को उन्हें पूरा करने के लिए आवंटन का चयन करना अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य या ध्येय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अर्थशास्त्र हमारी अनंत आवश्यकताओं में से हमारे पास साधनों की उपलब्धता के अनुसार अधिक आग्रहपूर्ण आवश्यकताओं का चयन करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के तरीकों का अध्ययन करता है। रॉबिन्स की परिभाषा को हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, और ये पीपीटी में भी दिख रहा है। मैं एक बार पुनः इसको पढ़कर सुनाता हूँ, विद्यार्थी इस शॉर्ट परिभाषा को वापस नोट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ अर्थात सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के तरीकों का अध्ययन करता है। यद्यपि रॉबिन्स द्वारा दी गई ये परिभाषा अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी गई है, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई तथा आलोचना का मुख्य आधार इसकी स्थितिक प्रकृति माना जाता है। आलोचकों का ये मत है कि रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की ये परिभाषा अर्थशास्त्र के गत्यात्मक अथवा प्राविगिक समस्याओं के अध्ययन करने में विफल रही है। ये अर्थशास्त्र की गत्यात्मक या गतिशील समस्याओं के अध्ययन के बारे में व्याख्या नहीं करती। यहाँ मैं पाठकों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ शब्द आए हैं स्थितिक और गत्यात्मक, जिनके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि स्थितिक का मतलब है किसी भी समय बिंदु के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, और गत्यात्मक का मतलब है हम बहती हुई धारा यानी बहती हुई या गतिशीलता की बात करना चाह रहे हैं। अभी तक जो हम परिभाषाएं पढ़ते आ रहे हैं उसमें स्थिति की बात ज़्यादा कही गई है, और ये जो परिभाषा है रॉबिन्स की, ये भी एक समय बिंदु या हम यूँ माने कि स्थिति के बारे में अर्थशास्त्र का अध्ययन करती है। गतिशीलता इसमें कम नज़र आती है, बल्कि यूँ कहिए कि हम एक समय बिंदु के बारे में अर्थशास्त्र की परिभाषा को रॉबिन्स की परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। इसलिए इस परिभाषा का आलोचना की गई, और आधुनिक समय आते आते एक नई परिभाषा आई जिसे हम चौथी परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं, और चौथी परिभाषा है विकास केंद्रित परिभाषा, जिसे मुख्य रूप से सैमुअल्सन ने दी थी, और ये 20वीं सदी के मध्य तक आते आते हुई थी। वास्तव में ये ऐसा हुआ था कि विश्व में अनेक परिवर्तन आए, और मूल रूप से 20वीं सदी के आरंभ से ही परिवर्तन हमें देखने को मिले, और 20वीं सदी के मध्य तक आते आते अनेक परिवर्तन, चाहे वो हमने देशों को उपनिवेशवाद खत्म होते होते देखा, चाहे हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शांति स्थापना जो कि विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के साथ शुरू हुई, उससे पहले अनेक क्रांतियां भी हुई, और जो लोक कल्याणकारी सरकारों की संकल्पना शुरू हुई। इन सब के बाद में एक नई चीज़ आई कि सभी देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने की सोचने लगे, और यहीं से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, विकास आया, और विकास केंद्रित परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी और विकास की तरफ सोचा जाने लगा। और इसी समय सैमुअल्सन ने ये परिभाषा दी। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते मानव की आर्थिक समस्याएं और भी जटिल होती गई, तथा अर्थशास्त्र की पूर्व में दी गई परिभाषाओं व नियमों में सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। स्थितिक अर्थात एक समय बिंदु के साथ साथ प्राविगिक अर्थात गत्यात्मक या गतिशील समय बिंदु के बजाय समय अवधि या निरंतरता आर्थिक समस्याओं का अध्ययन आवश्यक हो गया। ऐसे में सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की विकासोन्मुखी परिभाषा दी, जो कालांतर में साधनों एवं साध्यों में होने वाले गतिशील परिवर्तनों का भी अध्ययन करती है। सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लगाए जा सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं में लगाने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपयोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं,
ऐसा वे चाहे मुद्रा का उपयोग करके करें अथवा उसके बिना करें, यही अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में हम इसे यूं कह सकते हैं, लोगों तथा समाज द्वारा वैकल्पिक उपयोगों वाले उत्पादन के दुर्लभ साधनों को उत्पादन में लगाने अथवा उन्हें रोजगार के लिए मुद्रा के प्रयोग के माध्यम से या उसके बिना किस प्रकार चयन करें कि कालांतर में समाज के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और उनका वितरण वर्तमान व भविष्य के लिए उपयोगों को ध्यान में रखकर किया जा सके। अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन है। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा न केवल आज के बारे में बात करती है बल्कि भविष्य की चिंता भी करती है। आज जो कुछ भी हमारे पास में है और आज जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं हैं, हम हमारी आज की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का आज ही उपभोग कर लें, ऐसा नहीं करें। यह रॉबिन्स की परिभाषा कहती है कि भविष्य की चिंताओं को, भविष्य की समस्याओं को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आज उपलब्ध साधनों का, सीमित साधनों का आवंटन हम आज की आवश्यकताओं के लिए भी करें तो भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी उनको संरक्षित करके रखें। यह व्याख्या अर्थशास्त्र के अध्ययन को इस प्रकार बताती है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का चयन कर मुद्रा के माध्यम से अथवा उसके बिना भी उन्हें इस प्रकार रोजगार में लगाए जिससे कालांतर में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता रहे, साथ ही साधनों का वितरण समाज व लोगों के वर्तमान उपभोग व भविष्य के उपभोग के लिए कैसे किया जाए। सैमुअल्सन की इस परिभाषा में स्थैतिक तथा प्रायोगिक दोनों ही सम्मिलित है। साथ ही सैमुअल्सन अपनी परिभाषा में विकास को भी जोड़ते हुए लिखते हैं कि अर्थशास्त्र असीमित साध्यों अर्थात अनंत आवश्यकताओं के संदर्भ में सीमित साधनों के आवंटन तथा आय, रोजगार, उत्पादन व आर्थिक विकास के निर्धारकों का अध्ययन करता है। सैमुअल्सन द्वारा दी गई ये परिभाषा सभी घटकों को शामिल करती है और एक पूर्ण परिभाषा में जो कुछ भी घटक होने चाहिए वो सभी इसमें सम्मिलित है। इसलिए यह परिभाषा अभी तक की परिभाषाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस परिभाषा में अनंत आवश्यकताओं व उसमें तीव्र आवश्यकता का चयन, वर्तमान उपभोग का चयन व भविष्य के लिए वर्तमान उपभोग का त्याग, दुर्लभ साधनों का वर्तमान व भविष्य के उपभोग के उत्पादन के लिए आवंटन करना, मुद्रा का उपयोग करते हुए अथवा नहीं भी, रोजगार, आय, उत्पादन में निरंतरता व विकास आदि के साथ साथ स्थैतिक व प्रायोगिक तत्व भी सम्मिलित करता है। अर्थशास्त्र की ये परिभाषा विकास केंद्रित परिभाषा कहलाती है तथा आधुनिक काल तक की सर्वोत्तम और सर्वोपयुक्त परिभाषा मानी जाती है। इस परिभाषा के बाद ही चहुमुखी विकास, सुस्थिर विकास, समावेशी विकास जैसी परिकल्पनाएं उत्पन्न हुई। चूंकि सैमुअल्सन ने इस परिभाषा में साधनों के वर्तमान व भविष्य के उपभोग को ध्यान में रखकर आवंटित करने की बात कहकर सुस्थिर विकास, जिसे हम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास परिकल्पना कहते हैं, उसकी नींव उन्होंने इसी परिभाषा के साथ रख दी थी। स्थैतिक विश्लेषण के साथ प्रायोगिक समस्याओं के शामिल करने एवं विकास केंद्रित परिभाषा होने के बावजूद इस परिभाषा की अनेक आलोचना हुई। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे नई बोतल में पुरानी शराब भरकर पेश करना भी बताया है और ये भी कहा है कि यह परिभाषा मूल रूप से चयन की समस्या के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के लिए परिभाषा दी थी। अर्थशास्त्र को स्थैतिक व गत्यात्मक दोनों ही रूपों में परिभाषित करती है और
यह इससे पूर्व की सभी परिभाषाओं के तत्वों को सम्मिलित करती है, इसलिए यह इन आलोचनाओं के बावजूद संतोषजनक परिभाषा है। अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी विवाद लंबे समय तक चलता रहा। इस दर्द को R.A. सेलिगमैन ने इस प्रकार लिखा है कि परिभाषा संबंधी विवाद से अर्थशास्त्र को अपार क्षति हुई है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि अर्थशास्त्र की समय समय पर दी गई परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र को और मजबूत किया है और आज हमारे सामने इसका परिमार्जित रूप प्रस्तुत हुआ है। इसमें स्वीकार्यता के गुण हैं, इसलिए इसका विषय क्षेत्र बहुत अधिक है। इस विषय क्षेत्र के बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन्हीं कारणों से अर्थशास्त्र आज एक महत्वपूर्ण मुकाम पर हासिल कर चुकी है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मानव के संपूर्ण आर्थिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थशास्त्र उपलब्ध वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों को मानव की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने हेतु विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधन करते हुए अधिकतम संतुष्टि या सुख प्राप्त करने का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और समस्त आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। इन्हीं शब्दों के साथ यह व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं और अगले व्याख्यान में हम मिलेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र और विशेष सामग्री के साथ में। धन्यवाद।